बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हादी की फौज पर अलहूसियों का जबरदस्त ड्रोन हमला, 5 सिपाही हलाक, 20 जख्मियों में आर्मी चीफ और गवर्नर भी शामिल। अमरीकी सिपाही ईरानी जेल में कैद है, ओहदेदारों ने तस्दीक कर दी। दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ा। अमरीकी फौज सीरिया में रहे ना रहे, कुर्द फाइटर्स के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, तुर्की ने किया ऐलान। सीरिया के दीर अल जोर में आईएस का हमला, बरतानिया के 5 सिपाही हलाक, अमरीका की कार्रवाइयां जारी। सीरिया से बाहर जाएंगे लेकिन दोस्तों का ख्याल रखेंगे, इजिप्ट में माइक पॉम्पियो का खिताब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सीसी से मुलाकात। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले, 21 पुलिस जवान हलाक, इस्लामाबाद में अमन कोशिशों पर बातचीत। अमरीकी बहरान और संगीन हो गया, ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत खत्म कर दी, क्या इमरजेंसी की तैयारी है? कोटा बिल को पार्लियामेंट में मंजूरी के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजारों ने कहा मौशी हालात रिजर्वेशन की बुनियाद नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जज यू ललित केस से बाहर हो गए। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अलहूसियों के एक ड्रोन हमले में हादी हुकूमत की वफादार फौज के कम से कम 5 सिपाही हलाक हो गए और कई दूसरे जख्मी हुए। इस हमले में फौज की एक परेड को निशाना बनाया गया। जख्मियों में आर्मी चीफ भी शामिल है। एक सरकारी ओहदेदार और अलहूसियों के तर्जुमान ने इस हमले की तस्दीक की है। जख्मियों की तादाद कम से कम 20 बताई गई है, जिनमें इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ और एक सीनियर फौजी कमांडर और लाहिद सूबे के गवर्नर भी शामिल है। अलहूसियों के तर्जुमान अब्दुल कुद्दूस अल शहारी ने अल जजीरा टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हादी हुकूमत की वफादार फौज के चीफ अब्दुल्ला अल नकी हमले में जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि इस ड्रोन हमले में 70 से 100 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। अलहूसी लीडर अब्दुल मलिक अल हुसी ने 2017 में ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल करने का ऐलान किया था। ये फौजी परेड जिसे अलहूसी ने निशाना बनाया अल अनाद बेस पर हो रही थी। अल अरबिया चैनल ने मरने वालों की तादाद 6 बताई और तस्दीक की कि 20 लोग जख्मी हुए। अलहूसी ने नवंबर में कहा था कि वो सऊदी अरब और हादी हुकूमत के खिलाफ मिसाइल्स और ड्रोन हमले रोक देंगे। अलहूसियों के इस हमले से तनाव और बढ़ने का इम्कान है। एक दिन पहले सऊदी इत्तेहाद ने कहा था कि यमन के सादा से हमले की कोशिश के दौरान 15 अलहूसी हलाक हो गए। ये वाकयात बताते हैं कि यमन बहरान को खत्म करने और अमन कायम करने की कोशिशों को धक्का लगा है। अलहूसियों ने 2014 में अपनी बात शर्तें पूरी ना होने पर बगावत कर दी थी और दारुल हुकूमत सना और दूसरे मकामात पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सऊदी अरब की ताईद रखने वाली हादी हुकूमत के ओहदेदार फरार हो गए थे, जिनमें सदर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी भी शामिल है। 2015 से सऊदी इत्तेहाद अलहूसियों को हटाने और हादी हुकूमत को बहाल करने के लिए हमले कर रहा है। 2017 से अलहूसियों ने कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें सऊदी अरब और हादी हुकूमत की वफादार फौज को निशाना बनाया गया है। अलहूसियों की तरफ झुकाव रखने वाले अल मसीरा टीवी चैनल ने कहा कि अलहूसी किराए के सिपाहियों और काबिज ताकतों को निशाना बना रहे हैं। हादी की वफादार फौज के ओहदेदार ने इस हमले को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए कहा है कि ड्रोन मकाम से कुछ दूरी पर फटा और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि धमाका वहां हुआ जहां फौजी ऑफिसर्स बैठे हुए थे। एक वीडियो में एक ऑफिसर के जिस्म से खून बहता हुआ भी देखा जा सकता है।
یہ ڈرون حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب یمن سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گرفت نے سیکیورٹی کونسل میں بتایا کہ سویڈن بات چیت کے نتیجے میں تناؤ میں کمی آئی ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت حدیدہ میں سیز فائر کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود لڑائی ہوتی رہی ہے۔ امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر خالد بن سلمان کے حوالے سے کہا گیا کہ الحوثیوں کی طرف سے گوداموں کو جلائے جانے کے باوجود امداد جاری رکھی جائے گی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ہیومینیٹیرین کوارڈینیٹر میک لوکاک نے کہا ہے کہ سیز فائر سمجھوتے کے بعد حدیدہ کے سیویلینز محفوظ ہیں۔ اس دوران یو این سیکیورٹی کونسل نے حدیدہ سیز فائر پر نظر رکھنے کے لیے ایک نئے آبزرور مشن کو بھیجنے پر غور کیا ہے۔ ایران نے تصدیق کی ہے کہ امریکی نیوی کا ایک سپاہی اس کی قید میں۔ اس طرح ٹرمپ حکومت کے دور میں یہ اس طرح کا پہلا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سپاہی کی پہچان میشیل وائٹ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس گرفتاری سے ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ اور بڑھ جائے گا۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ اس سپاہی کو کس طرح اور کن حالات میں گرفتار کیا گیا۔ ایران نے ماضی میں اس طرح کی گرفتاریوں کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کیا ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی تسنیم نے بتایا کہ ریولیوشنری گارڈز اور وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے اس گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ بہرام قاسمی نے کہا کہ کچھ وقت پہلے مشہد میں ایک امریکی شہری کو گرفتار کیا گیا اور اس معاملے کو امریکی حکومت سے رجوع کیا گیا۔ اس دوران امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے امریکی نیوی کے اس سپاہی کی ماں کے حوالے سے کہا کہ اسے 3 ہفتے پہلے پتا چلا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے اور ایرانی جیل میں ہے۔ اس سپاہی کی ماں جونے وائٹ نے ایک اخبار کو بتایا کہ ان کا 46 سالہ بیٹا اپنی گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے ایران گیا تھا اور 27 جولائی کو واپس آنے والا تھا۔ ایران میں کوئی 4 دوسرے امریکی شہری بھی قید ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک آنے والے ہفتہ میں 2 نئے سیٹلائٹس کو مدار میں بھیجے گا۔ روحانی نے تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ میزائلز ہماری حفاظت کے لیے ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے۔ آنے والے ہفتہ میں 2 نئے سیٹلائٹس دیسی راکٹس کی مدد سے خلا میں بھیجے جائیں گے۔ امریکہ نے ایران کو ایسے تجربوں کے خلاف وارننگ دی ہے، لیکن ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے ترقی کے منصوبے جاری رکھے گا۔ اس دوران ایران ایئر فورس نے اصفہان میں بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں شروع کی۔ ایران کے وزیر تیل نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں اور ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وزیر تیل بیجان زنگانی نے بغداد میں عراق کے آئل منسٹر سمر الحمدان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ترکی نے کہا کہ اگر امریکہ سیریا سے اپنے سپاہیوں کی واپسی میں دیر کرتا ہے تو وہ کرد فائٹرز کے خلاف آپریشن کرے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکی سپاہیوں کی واپسی کو اس مضحکہ خیز بہانے کے ذریعے ملتوی کیا جاتا ہے کہ ترک کردوں کا قتل عام کریں گے تو یہ ایک حقیقی بات یا سچی بات نہیں ہے۔ ہم اس صورت میں بھی آپریشن کریں گے۔ کاوسوگلو نے کہا کہ امریکہ کے اتحادی YPG کے خلاف فوجی آپریشن کا دار و مدار امریکی سپاہیوں کی واپسی پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس آپریشن کے وقت کا فیصلہ خود کریں گے اور کسی کی اجازت حاصل نہیں کریں گے۔ ترکی لمبے عرصے سے کرد فائٹرز کے ساتھ امریکہ کے فوجی تعلقات پر تنقیدیں کرتا رہا ہے۔ ترکی YPG کو کردستان ورکرز پارٹی کا حصہ سمجھتا ہے جو ترکی میں سرگرم ہے۔ حال ہی میں امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے مڈل ایسٹ کا دورہ کرتے ہوئے سیریا سے باہر نکلنے کے فیصلے کو بعض شرطوں سے جوڑ دیا تھا، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ YPG کی حفاظت کی ترکی ضمانت دے، لیکن ترکی نے ایسا کوئی وعدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کرد فائٹرز کے لیے امریکی تائید کو ایک سنگین غلطی قرار دیا۔ سیریا کے دیر الزور میں ISIS کے ایک حملے میں 5 برطانوی سپاہی ہلاک ہو گئے۔ سیریا کے عربی زبان کے اخبار الوطن نے بتایا کہ اس حملے میں کئی سپاہی زخمی بھی ہوئے۔ یہ حملہ البوکمال ضلع کے الشفا گاؤں میں کیا گیا۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو پچھلے کچھ دنوں میں برطانیہ کے سپاہیوں پر ISIS کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ حال ہی میں برطانیہ کے سپاہیوں اور کردوں کی فوج SDF پر حملے کیے گئے تھے، جن میں 5 لوگ زخمی ہوئے تھے یا 5 سپاہی زخمی ہوئے تھے۔ برطانیہ کے سپاہی امریکی اتحاد کا حصہ ہے جو سیریا میں تعینات ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کی اور قاہرہ میں ایک اہم تقریر کی، جس میں انہوں نے یہ بات صاف کی کہ امریکہ سیریا سے باہر نکلے گا، لیکن انہوں نے یقین دلایا کہ اس صورت میں بھی امریکہ اپنے اتحادیوں کا خیال رکھے گا۔ پومپیو مڈل ایسٹ کے 9 ملکوں کے دورے پر ہیں۔ اس دورے کا مقصد عربوں کو یہ بتانا ہے کہ ٹرمپ حکومت علاقے سے دور نہیں جا رہی ہے اور ایران پر دباؤ برقرار رکھے گی۔ حال ہی میں سیریا سے باہر نکلنے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکی اتحادی کافی پریشان ہیں۔ پومپیو نے ایجپٹ کے وزیر خارجہ
خارجہ سامی شکری سے بھی ملاقات کی اور سیکیورٹی اور معاشی تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ پومپیو نے کہا کہ سیسی کے ساتھ ان کی بات چیت بہت اچھی رہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ مذہبی آزادی کی حفاظت اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ایجپٹ کے ساتھ ہے۔ سیسی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اتحادی ہیں۔ پومپیو کے ایجپٹ دورے سے پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی تفصیلات بتائی۔ حالیہ عرصے میں ایجپٹ کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر کئی سوال اٹھائے گئے تھے۔ مائک پومپیو نے قاہرہ کی امریکن یونیورسٹی میں ایک تقریر کی۔ انہوں نے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے رول کے بارے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ خطے میں برقرار رہے گا اور عراق میں اور سیریا میں ISIS سے مقابلہ کرے گا اور ایران کے خلاف نئی پابندیاں لگائے گا۔ پومپیو نے کہا کہ اگر ایران کی انقلابی حکومت اپنی موجودہ روش پر برقرار رہے گی تو مڈل ایسٹ کے ملک کبھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ معاشی استحکام کے فائدے بھی یہ ملک نہیں اٹھا سکیں گے اور اپنے لوگوں کے خوابوں کو کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ مائک پومپیو نے جارڈن اور عراق کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے وہاں کے لیڈرز کو یقین دلایا کہ سیریا سے باہر نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ ISIS کے خلاف لڑائی کو چھوڑ رہا ہے یا ایران پر دباؤ کم کر رہا ہے۔ پومپیو ایجپٹ سے بحرین جائیں گے۔ اس دورے کے بعد وہ UAE، قطر، سعودی عرب، عمان اور کویت بھی جانے والے ہیں۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ہادی کی فوج پر الحوثیوں کا زبردست ڈرون حملہ، 5 سپاہی ہلاک، 20 زخمیوں میں آرمی چیف اور گورنر بھی شامل۔ امریکی سپاہی ایرانی جیل میں قید ہے، عہدیداروں نے تصدیق کر دی، دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ بڑھا۔ امریکی فوج سیریا میں رہے نہ رہے کرد فائٹرز کے خلاف آپریشن کریں گے، ترکی نے کیا اعلان۔ سیریا کے دیر الزور میں IS کا حملہ، برطانیہ کے 5 سپاہی ہلاک، امریکہ کی کارروائیاں جاری۔ سیریا سے باہر جائیں گے لیکن دوستوں کا خیال رکھیں گے، ایجپٹ میں مائک پومپیو کا خطاب، سیکریٹری آف اسٹیٹ کی سیسی سے ملاقات۔ افغانستان میں طالبان کے حملے، 21 پولیس جوان ہلاک، اسلام آباد میں امن کوششوں پر بات چیت۔ امریکی بحران اور سنگین ہو گیا، ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کے ساتھ بات چیت ختم کر دی، کیا ایمرجنسی کی تیاری ہے؟ کوٹا بل کو پارلیمنٹ میں منظوری کے فوری بعد سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، درخواست گزاروں نے کہا معاشی حالات ریزرویشن کی بنیاد نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کی سنوائی 29 جنوری تک ملتوی کر دی، جج یو للت کیس سے باہر ہو گئے۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو افغانستان میں طالبان کے تازہ حملوں میں کم سے کم 21 پولیس والے ہلاک ہو گئے۔ بغداد صوبے کے گورنر کے ترجمان نے بتایا کہ طالبان نے سیکیورٹی چیک پوسٹ کو الٹ پلٹ کر دیا اور 6 پولیس والوں کا ہلاک کر دیا۔ بغلان صوبے کے ایک عہدیدار نے بھی بتایا کہ وہاں بھی مقامی پولیس فورس پر حملے میں 7 جوان ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ تخار صوبے میں 8 پولیس والوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان حملوں میں جملہ 33 پولیس والے زخمی ہوئے۔ طالبان نے تمام حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان نے قندوز صوبے میں بھی ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر حملہ کیا جس سے 22 سپاہی اور پولیس والے ہلاک ہوئے۔ طالبان تقریباً روزانہ افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں اور جانی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان حملوں سے امن کوششوں پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔
इस दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अहदेदारों की एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई जिसमें तालिबान के साथ अमन बातचीत के बारे में गौर किया गया। अमरीकी नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद तालिबान के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिशें कर रहे हैं। वो सितंबर में अपने तकर्रुर के बाद से इलाके के चौथे दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना भी जाएंगे। तालिबान के साथ बातचीत की कोशिशों के हवाले से सऊदी अरब, यूएई, कतर, रशिया और ईरान भी सरगर्म हैं। तालिबान के कई लीडर्स कतर के दारुल दोहा में रहते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि एजेंडे पर अख्तिलाफात की वजह से दोहा में तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत टूट गई। सूडान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के दौरान ताज़ा झड़पों में कम से कम 3 लोग हलाक हो गए। ये वाक़या दारुल हुकूमत खर्तूम में पेश आया। सूडान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के तर्जुमान ने 3 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की और कहा कि कई लोग जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि हलाकतें कैसी हुई। पिछले कई दिनों से सूडान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। रोटी की कीमत में 3 गुना इजाफे के बाद यह एहतजाज शुरू हुआ था। सूडान में हालिया अरसे में मौशी हालात काफी खराब हो गए, महंगाई काफी बढ़ गई, बैरूनी करेंसी की किल्लत हो गई। 19 दिसंबर के बाद से कम 22 लोग हलाक हुए, जिनमें 2 सिपाही भी शामिल हैं। लेकिन इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने हलाक होने वालों की तादाद 40 बताई। एहतजाजी मुतालबा कर रहे हैं कि सदर उमर अल बशीर ओहदा छोड़ दें, जो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं। जब से गड़बड़ शुरू हुई है 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खर्तूम के अलावा दूसरे मकामात पर भी रैलियां निकाली गई। इस दौरान अपोजिशन उम्मा पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि एहतजाजियों को गोली से निशाना बनाया गया। इस दौरान उमर अल बशीर की तायद में भी मुजाहरे किए गए। सूडान के अहदेदारों ने इल्जाम लगाया कि बैरूनी ताकतें हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों को हवा दे रही हैं। अमेरिका में बहरान संगीन होता नजर आ रहा है, जहां ट्रंप हुकूमत और अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान बातचीत टूट गई है। 19 दिन से अमेरिका में शटडाउन जारी है। ट्रंप ने मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए पैसा मांगा है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के कंट्रोल वाले हाउस ने इससे इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से यह बहरान पैदा हुआ है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने दीवार की तामीर के लिए पैसे को छोड़कर दूसरे कामों के लिए बजट जारी किया, लेकिन सदर ट्रंप ने इसे रोक दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर नैंसी पेलोसी और चक शूमर इस बात पर कायम रहे कि वो दीवार की तामीर के लिए फंड नहीं देना चाहते। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि मीटिंग जारी रखना बेकार है और वक्त की बर्बादी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स ने सदर ट्रंप पर इल्जाम लगाया कि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है। शटडाउन की वजह से हजारों मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा सकी। ट्रंप ने मैक्सिको सरहद पर लोहे की दीवार तामीर करने के लिए $5.7 बिलियन मांगे। ये ट्रंप का इलेक्शन से पहले किया गया एक अहम वादा था। हालिया इलेक्शंस के बाद जो मिड टर्म इलेक्शंस थे, हाउस में अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी को अक्सरियत हासिल हो गई है। ट्रंप ने अमेरिका में सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी लगाने की भी धमकी दी है। अब तमाम लोगों की नजरें इस बात पर है कि ट्रंप अगला कदम क्या उठाते हैं। साउथ कोरिया के सदर मून जाइन ने कहा कि उनके ख्याल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के दरमियान दूसरी मुलाकात यकीनी है। एक दिन पहले किम जोंग उन ने चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग का दौरा खत्म किया था, जहां उन्होंने सदर जी जिनपिंग से मुलाकात की थी। अब देखते हैं इंडिया की कुछ खबरें। आलाजात के गरीबों को 10% रिजर्वेशन देने के बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। एक तंजीम यूथ फॉर इक्वालिटी और कौशल कांत मिश्रा नामी एक शख्स ने यह दरख्वास्त दाखिल की है और यह कहते हुए बिल को बर्खास्त करने का मुतालबा किया कि मौशी हालात रिजर्वेशन की बुनियाद नहीं हो सकते। इस दरख्वास्त में कहा गया कि इस बिल के जरिए दस्तूर के इस बुनियादी नुक्ते की खिलाफ वर्जी की गई है कि मौशी हालात रिजर्वेशन की बुनियाद नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि रिजर्वेशन के लिए 50% की हद को पार नहीं किया जा सकता। ये डेडलाइन या यह हद सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को आनन फानन मंजूर किया गया। बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी हुकूमत की तरफ से ये बिल जो लाया गया है वो कानून के अमल में टिक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे के केस की सुनवाई 29 जनवरी को मुकर्रर की है। जस्टिस यू ललित इस केस से बाहर हो गए, जिसके बाद दस्तूरी बेंच को दोबारा बनाया जाएगा। एक मुस्लिम फरीक की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली बेंच को बताया कि ललित ने 1994 में उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह का केस लड़ा था। धवन ने कहा कि वो जस्टिस ललित को अलहदा करने पर जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जज ने इस मामले से अलग होने का फैसला किया। जिस वक्त 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एम वी रमना और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ शामिल है।
धवन ने बेंच की तवज्जो इस तरफ भी कराई कि इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच की बात की गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले को 5 जजों की बेंच से रुजू कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस मामले के हालात, हकीकतें और ज़ख़ीम रिकॉर्ड की वजह से 5 जजों की दस्तूरी बेंच बनाने का फैसला किया गया। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री 50 सील्ड संदूकों में रखे गए रिकॉर्ड्स का जायजा लेगी। अदालत ने कहा कि इस केस के रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हैं और बाज़ दस्तावेज़ात संस्कृत, अरबी, उर्दू, हिंदी, फारसी और गुरमुखी में है जिनका तर्जुमा करने की ज़रूरत है। अदालत ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इसके लिए सरकारी ट्रांसलेटर्स से काम लिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे के केस का फैसला किया था और अयोध्या में बाबरी मस्जिद की ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपीलें दाखिल की गई हैं। दिल्ली की साबिक चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित को दिल्ली कांग्रेस की नई चीफ बनाया गया है। अजय माकन ने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के लिए सेहत को वजह बताया गया था। औरतों के कौमी कमीशन ने सदर कांग्रेस राहुल गांधी को एक बयान के लिए नोटिस जारी किया। राहुल ने कहा था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी राफेल डील के केस में एक औरत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने आलाजात के गरीबों को 10% रिजर्वेशन देने के बाद अब छोटे कारोबारियों को खुश करने के लिए एक कदम उठाया है। वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स से छूट के लिए सालाना टर्नओवर को दुगना कर दिया है। पहले यह हद नॉर्थ ईस्ट के लिए 10 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है और बाकी मुल्क के लिए 20 लाख रुपए की हद थी, जिसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। वजीर फाइनेंस ने कहा कि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से फायदा उठाने के लिए सालाना टर्नओवर को 1 अप्रैल से 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया। एक दिन पहले हुकूमत ने इशारा दिया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। राज्यसभा में कोटा बिल पर बहस के दौरान रविशंकर प्रसाद ने, जो वजीर कानून है, इस कदम को एक सिक्सर करार दिया था और कहा था कि आने वाले दिनों में ऐसे और छक्के मारे जाएंगे। उन्होंने अपोजिशन की इस तनकीद का जवाब देते हुए ये बात कही थी कि हुकूमत लोकसभा इलेक्शंस के मद्देनजर ऐसे कदम उठा रही है। इस एतराज पर मरकजी वजीर ने क्रिकेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कहा था कि स्लॉग ओवर्स में ही छक्के मारे जाते हैं। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि हिंदुस्तानी फौज पुराने ख्यालात की है और वह हम जिन्स परस्ती या नाजायज ताल्लुकात की इजाजत नहीं दे सकती। उनके इस बयान से एक तनाज़ा पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल हम जिन्स परस्ती या होमोसेक्सुअलिटी को जुर्म के दायरे से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि हम लोगों के यहाँ ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शादीशुदा मर्द और औरत के दूसरों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात को भी जुर्म के दायरे से बाहर निकाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में पूछे जाने पर आर्मी चीफ ने कहा कि हम फौज में इसकी इजाजत नहीं दे सकते। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हादी की फौज पर अलहूसियों का जबरदस्त ड्रोन हमला, 5 सिपाही हलाक, 20 जख्मियों में आर्मी चीफ और गवर्नर भी शामिल। अमरीकी सिपाही ईरानी जेल में कैद है, ओहदेदारों ने तस्दीक कर दी। दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ा। अमरीकी फौज सीरिया में रहे ना रहे, कुर्द फाइटर्स के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, तुर्की ने किया ऐलान। सीरिया के दीर अल जोर में आईएस का हमला, बरतानिया के 5 सिपाही हलाक, अमरीका की कार्रवाइयां जारी। सीरिया से बाहर जाएंगे लेकिन दोस्तों का ख्याल रखेंगे, इजिप्ट में माइक पॉम्पियो का खिताब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सीसी से मुलाकात। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले, 21 पुलिस जवान हलाक, इस्लामाबाद में अमन कोशिशों पर बातचीत। अमरीकी बहरान और संगीन हो गया, ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत खत्म कर दी, क्या इमरजेंसी की तैयारी है? कोटा बिल को पार्लियामेंट में मंजूरी के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजारों ने कहा मौशी हालात रिजर्वेशन की बुनियाद नहीं हो सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जज यू ललित केस से बाहर हो गए। ये थी आज की खबरें। आप शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।